कोई मोमोज खा रहा है तो कोई बर्गर्स खा रहा है. दैट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर जिसके कारण यंग अडल्ट्स में स्ट्रोक बढ़ रहा है. सो नहीं रहे हैं, वो लेट सोते हैं, जल्दी उठते हैं, भागते रहते हैं, कोई टाइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है. एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट दिल्लीज पोल्यूशन. सो यहाँ के लोगों के लिए कितना ज़्यादा खतरा है कंपैरेटिवली बाकी स्टेट्स के लोगों के साथ में ब्रेन स्ट्रोक का? ग्लोबली जो स्ट्रोक का बर्डन है ऑलमोस्ट 25% वो पोल्यूशन को ब्लेम कर रहे हैं. दैट डेफिनेटली राइट नाउ आई थिंक धीरे धीरे करके पोल्यूशन इज किलिंग ह्यूमन बॉडी एंड वी आर नॉट रियलाइजिंग इट. मैम, ब्रेन स्ट्रोक जब किसी को आ रहा होता है तो अगर हमारा दिमाग बोल पाता तो वो पहला सिग्नल क्या बताता कि हाँ मुझे ब्रेन स्ट्रोक अब होने वाला है या हो रहा है? लेट्स से किसी को TIA होता है जहाँ पे विद इन एन आवर सिम्टम्स चले गए, तब उनका रिस्क रहता है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ऑफ हैविंग अनदर स्ट्रोक. अगर आप 4.5 आवर्स के विद इन आ जाते हो तो आपको एक क्लॉट बस्टिंग या क्लॉट को तोड़ने वाली दवाई, अगर आप सारे पैरामीटर्स मीट करते हो, दी जा सकती है जिससे कि रिवर्सल हो सकता है. आई टेल यू प्रॉब्लम क्या है सब में. वो एक्सरसाइज की बात सुनते हैं, सबको लगता है हाँ आज मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगी, आज मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा. वो डिलीजेंटली 1 हफ्ता करते हैं. 1 वीक के बाद कोई ब्रेक आ गया, कोई रीज़न आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई जॉब में हो गया एंड वो ब्रेक हो जाती है. अगर मैं इनकी रिकवरी की बात करूँ तो एक नॉर्मल इंसान था जो अच्छी खासी लाइफ जी रहा था, उसको ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज हुआ, उसको रिकवरी में कितना टाइम लगेगा? एंड दूसरा एक इंसान था जिसका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब था, अल्कोहलिक था, स्मोक वो करते थे एंड ऑब्वियसली पोल्यूशन तो है ही हमारे तरफ पूरी हर जगह. उस इंसान की रिकवरी में कितना टाइम लगेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थवेयर मीडिया. मेरा नाम है आंचल सनोरिया. आज सेहत है ज़रूरी के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेन स्ट्रोक से जुड़ी एक ज़रूरी बातचीत. पोल्यूशन किस तरह से इसे ट्रिगर करता है, यंग अडल्ट्स में ब्रेन स्ट्रोक का कितना खतरा है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, विल पावर इस पूरे प्रोसेस उसके ट्रीटमेंट के लिए कितनी ज़्यादा जिम्मेदार होती है. इन सब बातों से जुड़े और भी सवालों के साथ बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता, who is a senior neurologist from Metro Hospital. Welcome मैम, वेलकम टू हेल्थवेयर मीडिया. मैम, ब्रेन स्ट्रोक से जुड़ा एक सवाल जो सबसे ज़्यादा आजकल लोगों के दिमाग में शायद रहता है, यंग अडल्ट्स में इसके जो खतरा इतना बढ़ रहा है, इतने केसेस देखने मिल रहे हैं, उसका क्या रीज़न हो सकता है और उनके सिम्टम्स क्या रहते हैं अगर यंग अडल्ट्स में ब्रेन स्ट्रोक होने वाला हो तो? सो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज डेफिनेटली स्ट्रोक का इंसिडेंस पहले से बहुत बढ़ गया है. एंड जैसे कि हम हार्ट अटैक भी देख रहे हैं वो बढ़ रहा है यंग लोगों में, वैसे ही स्ट्रोक भी बढ़ रहा है. दोनों अगर हम देखें तो कार्डियोवैस्कुलर इन जनरल एक ये डिजीज़ के अंदर आ जाते हैं. एंड इनका जब स्ट्रोक की बात करते हैं तो 2 तरीके के स्ट्रोक होते हैं. एक तो होते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक्स जहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक होती हैं जिसके कारण ब्लड सप्लाई ब्रेन में रुकती है किसी पार्ट में. एंड जब वो ब्लड सप्लाई सडनली रुकती है तो इंसान को उसके सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस हो गया या सडन स्पीच डिफ़िकल्टी हो गई, या सडन नमनेस हो गई जो एकदम सडन होती है. दूसरा होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक. इसमें क्या होता है जो आर्टरीज होती हैं वो सडनली फट जाती हैं एंड जिसके कारण ब्लड फैल जाता है एंड डिपेंडिंग ऑन किस पार्ट में वो फैलता है आपके वो सिम्टम्स होते हैं. अब देखा क्या गया है कि आजकल लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है यंग अडल्ट्स में. सो अगर हम देखें स्मोकिंग हैज़ बिकम वेरी वेरी कॉमन. यंग बच्चे स्मोक कर रहे हैं, अगर स्मोक नहीं करते तो वेप कर रहे हैं. जिनको उनको लगता है कि वेपिंग इज सेफर बट इट्स वेरी कूल बट वेपिंग इज ऑल्सो नॉट एनी सेफर. सो उससे क्या होता है जब कोई स्मोकिंग करता है तो उनकी ब्लड की जो थिकनिंग की चांसेस हैं, जो थिकनेस होती है वो बढ़ जाती है, तो गाढ़ापन है वो बढ़ जाता है जिसके कारण स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं. दूसरी चीज़ होती है जंक फूड. इतना ज़्यादा आजकल हम हाई कैलोरी फूड खा रहे हैं, ट्रांस फैट से भरा हुआ फूड खा रहे हैं. कोई मोमोज खा रहा है तो कोई बर्गर्स खा रहा है. दैट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर जिसके कारण यंग अडल्ट्स में स्ट्रोक बढ़ रहा है. लैक ऑफ स्लीप इतना अंडररेटेड है. आप किसी के भी लाइफस्टाइल को देखेंगे तो आजकल लोग सो नहीं रहे हैं, वो लेट सोते हैं, जल्दी उठते हैं, भागते रहते हैं, कोई टाइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है. मेरे पास जब बच्चे आते हैं अपने दिखाने, यंग टीनेजर्स या यंग अडल्ट्स आते हैं, नोबडी हैज़ अ फिक्स स्केड्यूल.
So that is also something that adds up. So you are saying कि ये एक sleeping pattern सही ना होना भी brain stroke का reason हो सकता है? Very big, absolutely. आप सोचो कि when you are tired all the time, everything adds up. अब किसी की genetic tendency है, किसी की family history है stroke की, ब्लड टेस्ट कोई जल्दी तो करवाता नहीं है, किसी के सर्टन ब्लड लेवल्स में एक टेंडेंसी है कि उनका ब्लड जल्दी थिक हो सकता है, तो उन लोगों में चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड आजकल ऑफ कोर्स हम दिल्ली जैसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे आप सबको पता ही है पोल्यूशन is a very big factor. It was my question कि अगर कोई इंसान दिल्ली में रहता है and everybody is aware about Delhi's pollution, so यहाँ के लोगों के लिए कितना ज़्यादा खतरा है comparatively बाकी स्टेट्स के लोगों के साथ में ब्रेन स्ट्रोक का, उस पर आप क्या कहेंगे? So WHO ने पोल्यूशन को एक modifiable risk factor घोषित कर दिया है, which is a very big deal. That basically means अब हम देख रहे हैं ग्लोबली जो स्ट्रोक का बर्डन है ऑलमोस्ट 25% वो पोल्यूशन को ब्लेम कर रहे हैं. बिकॉज व्हाट इज़ पोल्यूशन? पोल्यूशन क्या करता है? जब हम गलत हवा ब्रीथ करते हैं अंदर, वो जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको ख़राब करने लग जाता है. सो देन चांसेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल स्टिकिंग एंड प्लाक फॉर्मिंग आर हायर, जिसके कारण स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है. ऑल्सो जब हम ये गलत गंदी हवा PM 2.5 पार्टिकल्स को ब्रीथ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी ब्लड की थिकनिंग बढ़ जाती है, अगेन इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ स्ट्रोक. सो दोज 2-3 रीजंस ही इतने मेजर हैं. एंड इतनी अब स्टडीज़ हो चुकी हैं जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि स्मोकिंग versus pollution, they are coming hand to hand almost at times when we are looking at stroke. Although smoking का risk definitely is higher, but अब pollution भी has become a very big factor. हमें पता है वो लाइफ स्पैन को भी कम कर रहा है. So we are in a very difficult situation when it comes to our children because एयर पोल्यूशन के कारण हाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है. एंड वी नो हाई ब्लड प्रेशर इज अगेन अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक, व्हिच इज अ वेल नोन रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक. मतलब पोल्यूशन हो या स्मोकिंग, जैसा आपने कहा, वो लंग प्रॉब्लम तक सीमित नहीं है. अगर किसी को लगता है सिर्फ उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है. नो, ब्रेन स्ट्रोक भी उनको हो सकता है. एब्सोल्युटली. आई थिंक जब इट कम्स टू द ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कंफ्यूजन होती है, मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेडेक्स होते हैं. ये तो सारी चीज़ें अभी दिख ही रही हैं जब जैसे पोल्यूशन बढ़ता है. हम बहुत इजीली ये चीज़ कह सकते हैं क्या कि हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, वो साइलेंटली धीरे धीरे पोल्यूशन का एक विक्टिम बनता जा रहा है? 100%. आई थिंक देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट एंड इट इज़ वेरी स्कैरी. वी आर नॉट रियलाइजिंग बट what is going to happen to these small kids जो एक्सपोज हो रहा है. उनको घर के अंदर तो बंद करके नहीं रख सकते हैं. यू हैव टू हैव देम गेट आउट. बट वहीं पे आपका एक्सपोजर इनका इतना बढ़ रहा है that definitely right now I think धीरे धीरे करके pollution is killing human body and we are not realizing it. मैम, ब्रेन स्ट्रोक जब किसी को आ रहा होता है तो अगर हमारा दिमाग बोल पाता तो वो पहला सिग्नल क्या बताता कि हाँ मुझे ब्रेन स्ट्रोक अब होने वाला है या हो रहा है? So stroke unfortunately doesn't usually give you a warning. मतलब ऐसे नहीं होता है कि you will get a feeling लाइक इन हार्ट अटैक. समटाइम पीपल से कि मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है या मेरा सांस फूल रहा है, हल्का हल्का फुल्का दर्द रहता है. इसमें ऐसे नहीं है. जब स्ट्रोक होता है तो एकदम सडन होता है. दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप प्रिवेंटिव केयर पे फोकस करें. प्री सिम्टम्स एनीथिंग? प्री सिम्टम्स नहीं होते यूजुअली. देयर आर नो प्री सिम्टम्स. नॉर्मली when it happens right at once. So there's a simple acronym called FAST which people can remember. Weakness of the face, weakness of the arm, speech difficulty, and time is brain because you have to get to the hospital as soon as possible. Every minute जो लोग delay करते हैं आपके billions of neurons मर रहे होते हैं. तो it is extremely, and what are neurons? They are brain cells basically. So it is very important. आपको एक warning unfortunately as such नहीं मिलने वाली है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आप रेगुलर प्रिवेंटिव चेकअप करें. मैं यंग अडल्ट्स को भी रिक्वेस्ट करूँगी अपने ब्लड प्रेशर को ऑन एंड ऑफ चेक करते रहें. बहुत बार लोग चेक नहीं करते हैं, फिर सडनली उनको 1 डे सिम्टम्स होते हैं, दे गेट टू नो अगर उनको हाई ब्लड प्रेशर है. अपने HbA1c जो डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग होती है उनको एक बार ही चेक किया करें रेगुलरली, मे बी वंस इन अ ईयर, बट करें. अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करें, LDL विच इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल, वो चेक करें. 2 ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स. अब लेटर से किसी को प्रॉब्लम है माइग्रेन्स विद ऑरा की, तो उनका स्ट्रोक का रिस्क थोड़ा बढ़ता है.
अच्छा, तो ऑरा इज अ पर्टिकुलर थिंग. सो बिफोर दे हैव अ हेडेक दीज पीपल सी पर्टिकुलर सिम्टम्स, जहाँ पे उनको कलर्ड लाइट्स दिखती हैं या उनको नमनेस होती है. तो अगर वो लोग स्मोकिंग करेंगे उनका रिस्क 5 टाइम्स बढ़ जाता है टू हैव अ स्ट्रोक. सो वो मतलब एक वार्निंग साइंस है, बट एज सच बॉडी आपको वार्निंग साइंस अनफॉर्चुनेटली नहीं देती. ये ज़रूर होता है कि कई लोगों में देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड TIA या ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक, जहाँ पे स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं बट विद इन 1 आवर वो चले जाते हैं. अच्छा. सो इफ समबडी हैज अ TIA, इसका मतलब एक छोटी आर्टरी ब्लॉक हुई बट बॉडी ने ही उसको पुश करके खोल दिया. बिकॉज द बॉडी इज ऑल्सो गोइंग टू ट्राई कि आई शुड फाइट दैट जो हो रहा है. बट लेट्स से किसी को TIA होता है, एनीवे जब किसी को सडनली स्ट्रोक सिम्टम्स आते हैं, दे हैव टू गेट टू द हॉस्पिटल राइट अवे. मतलब कोई वेट ही नहीं है, सबसे पहले CT स्कैन होगा, दे विल रूल आउट ब्लीड तो नहीं है. अगर टाइम पे है तो दवाई दी जा सकती है जिससे हम क्लॉट को तोड़ सकते हैं. बट लेट्स से किसी को TIA होता है जहाँ पे विद इन एन आवर सिम्टम्स चले गए, तब उनका रिस्क रहता है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ऑफ हैविंग अनदर स्ट्रोक. सो दैट कुड बी अ प्री वार्निंग ऑफ सॉर्ट्स. बट अगेन नॉर्मली जब TIA होता है, somebody goes to the hospital, they will be admitted, they will be monitored, तो chances are less. बट सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो हॉस्पिटल टाइम पे नहीं पहुंचते. इसीलिए ये एक अगर हम एक टेंटेटिव टाइम अगर बताएं, कितना वक्त एक अगर किसी को स्ट्रोक आए तो कितना वक्त उसके पास रहता है और वो कितने वक्त में अगर हॉस्पिटल पहुंच जाए तो वो सेफ हो सकता है. बिल्कुल. सो द सूनर द बेटर, बिकॉज एज आई सेड एक एवरी मिनट हमारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स ब्रेन सेल्स मर रहे हैं. सो द सूनर यू गेट टू द हॉस्पिटल, जैसे इफ यू सी समबडी उनको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, कोई भी सडन वीकनेस, कोई भी सडन स्पीच डिफिकल्टी, कोई भी सडन नमनेस, गेट इन टू द हॉस्पिटल. अगर आप 4.5 आवर्स के विद इन आ जाते हो तो आपको एक क्लॉट बस्टिंग या क्लॉट को तोड़ने वाली दवाई, अगर आप सारे पैरामीटर्स मीट करते हो, दी जा सकती है जिससे कि रिवर्सल हो सकता है. अच्छा. अगर आप विद इन 6 आवर्स भी आते हो या विद इन अप टू 12 आवर्स आते हो, तो अगर एक बड़ा क्लॉट है आपकी बड़ी आर्टरी में फंसा हुआ है, तो देन दे कैन गो इनसाइड. इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट वो अंदर जाके उस क्लॉट को निकाल सकते हैं अगर 12 घंटे के अंदर, अगर विद इन 12 आवर्स आते हो. और अगर एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो बैक पार्ट जिसको पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक कहते हैं, अगर आप उतनी देर में आते हो तो इवन विद इन 24 आवर्स समटाइम्स पीपल कैन गो इन. सो द पॉइंट इज, जैसे सिम्टम्स होते हैं वेट मत करिए, गेट टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल. मैम, जो भी आजकल लोग लाइफस्टाइल जी रहे हैं जैसा आपने मेंशन किया, तो उसमें ना एक 2 चीज़ें काफ़ी मेजर रोल मुझे लगता है. इट्स ओवरवर्क एंड स्ट्रेस. हमारा जो वर्किंग आवर्स हैं वो कुछ लोगों के लिए डे टाइम होते हैं, कुछ लोगों के लिए नाइट टाइम होते हैं, एंड वो काफ़ी ऑड आवर्स भी हो सकते हैं उनके लिए. तो और वो पूरे टाइम लैपटॉप के आगे चेयर पर बैठे हुए हैं, पूरा उनका सिटिंग जॉब है. तो ये चीज़ क्या ब्रेन स्ट्रोक को ट्रिगर करती है? एब्सोल्युटली. स्ट्रेस तो हर चीज़ को अफेक्ट करता है. इट्स अ वेल नोन फैक्ट. वेदर इट इज स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, वेदर इट इज हार्ट अटैक, फटीग, एनीथिंग, टायर्डनेस, कुछ भी है, एवरीथिंग इज बाय स्ट्रेस. एंड प्रॉब्लम क्या है कि जब आपके स्ट्रेस लेवल्स हाई रहते हैं, आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, विच इनडायरेक्टली अफेक्ट्स योर बॉडी. सो इट कैन डेफिनेटली, वो क्या करेगा, वो आपका ब्लड प्रेशर राइज करेगा, ब्लड प्रेशर इनडायरेक्टली फिर आपका रिस्क फैक्टर बढ़ाएगा. सो इट्स नॉट अ डायरेक्ट कोरिलेशन बट एवरीथिंग इज अ इनडायरेक्ट कोरिलेशन. तो डेफिनेटली सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो बहुत मेजर है. तो हम सबको एक बात, सबको एवरी सिंगल पेशेंट को ये समझाते हैं कि एक्सरसाइज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बट आई टेल यू प्रॉब्लम क्या है सब में, वो एक्सरसाइज की बात सुनते हैं, सबको लगता है हाँ आज मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगी, आज मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा. वो डिलीजेंटली 1 हफ्ता करते हैं, 1 वीक के बाद कोई ब्रेक आ गया, कोई रीज़न आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई जॉब में हो गया, एंड वो ब्रेक हो जाती है, एंड देन वो पैटर्न नहीं आता है. दूसरी चीज़ें भी एक्सरसाइज करते हो, आपको रिजल्ट एकदम नहीं आएगा. मैं सबको कहती हूँ मिनिमम 3 महीने तो दो, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स. और ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, यू विल गेट सो फैसिनेटेड एंड एडिक्टेड टू दैट फीलिंग ऑफ एक्सरसाइज आप छोड़ना नहीं चाहते हो. बट द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट कंसिस्टेंसी जो लोगों में नहीं आती है. तो मैं अपनी पेशेंट्स को एक एडवाइस करती हूँ कि कभी ये मत बोलो मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगा या करूँगी. हाँ, प्रैक्टिकल बोलो, यार मैं हफ्ते में 3 बार कोशिश करूँगा. 3 बार डूएबल है, रोज़ कभी पॉसिबल नहीं. कितने लोग रोज कर सकते हैं? जो नया नया स्टार्ट कर रहा है उसके लिए तो प्रॉब्लम हो ही सकती है. वो 4 दिन करेगा, 5वें दिन बोलेगा अरे अब मेरा मन नहीं है. बहुत जल्दी लोग छोड़ देते हैं. बिल्कुल. एंड जब हम शुरू करते हैं तो इनिशियली बॉडी में दर्द होता है, फटीग होता है. तो मेरे जो बहुत बार मैंने देखा लोग इसलिए छोड़ देते हैं, नहीं मैं थक गया, मैं थक गई.
योर बॉडी इज गेटिंग यूज्ड टू, अपने बॉडी को आप हिला नहीं रहे हो, आप सेडेंटरी जॉब्स पे हो, तो जब आप कुछ भी शुरू करोगे, आज मैं आपको बोलूंगी कि आप अभी 100 सेटअप्स करो, आप उठोगे तो आपकी थाइज में दर्द होगा, आप सीढ़ियों से उतरोगे तो शेक होंगी, तो एनी एक्सरसाइज यू डू इट टेक्स टाइम, सो गो स्लो एंड स्टेडी। अगर कोई रिस्क फैक्टर्स, अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करके एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करिए, ट्रेनर्स के साथ करिए, अगर आप ट्रेनर्स के साथ नहीं कर सकते तो गाइडेंस लीजिए। Even if you do one class, I always say take guidance and then do it on your own, but start and continue. Important is to continue and do effective exercise, not टहलना exercise. जैसे People say, oh I walk every day. जब आप डिटेल में जाते हो तो वो टहल रहे होते हैं, एक स्लो स्पीड पे वो अपने 2 किलोमीटर की वॉक करते हैं। सो इफेक्टिव एक्सरसाइज क्या है? हमारा हार्ट रेट जो मैक्सिमम हार्ट रेट इज 220 माइनस योर एज। नॉर्मली यू वांट कि इफ यू डोंट हैव एनी रिस्क फैक्टर्स, एटलीस्ट आप अपना मॉडरेट लेवल तक पहुंचो, सो एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ दैट हार्ट रेट तो आप पहुंचिए। सो यू एमिंग के उतना तो आपका हार्ट रेट बढ़े। आप वॉक कर रहे हो और आपका हार्ट रेट बढ़ नहीं रहा है या 10 या 20 बीट से बढ़ रहा है, it is not going to help you. So it all depends on your age, multiple factors. तो वो सिर्फ आप अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हो, but you will not see. But some movement is better than no movement, मैं ये भी बोलूँगी. But still effective exercise से जो results आते हैं, they are much better than not effective. Yes. मैम ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज कैसे अलग अलग होते हैं, क्या फ़र्क है इन दोनों में? सो जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, बोथ आर टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स, एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक, एक होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। बेसिकली इस्कीमिक स्ट्रोक में आर्टरी ब्लॉक होती है विद अ क्लॉट, सो इट्स लाइक अ हार्ट अटैक। हार्ट में भी जब आर्टरी ब्लॉक होती है, हाँ, सो दैट इज एन इस्कीमिक स्ट्रोक। ठीक है, तो आर्टरी ब्लॉक होती है, ब्लड सप्लाई रुकती है। उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? किसी को एक छोटा क्लॉट बन गया, हार्ट से वो क्लॉट जा सकता है। कोई कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट है लोगों का, कैरोटिड जो मेन आर्टरीज होती है नेक की, वहाँ से टूट के ऊपर जा सकता है। तो वहाँ से जाके मेन आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है, छोटी आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। किसी को डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल्ड नहीं है, तो जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके कारण स्मॉलर स्ट्रोक्स होते हैं, पर उसके भी सिम्टम्स हो सकते हैं। ये इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। फिर हम आते हैं ब्रेन हेमरेज या हेमोरेजिक स्ट्रोक पे। उसमें क्या होता है? हाइपरटेंशन इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर। तो उसमें ओवर टाइम जो आपकी आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो पतली होने लग जाती हैं। एंड देन इफ यू विल नॉट कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, सडनली वन डे इट कैन बर्स्ट, causing blood to spread all over the brain in that particular part, cause irritation and cause symptoms. Okay. In a ischemic stroke, आप clot busting दवाई देते कि वो clot टूटे and recovery हो। Hemorrhagic stroke पे depending की लोकेशन क्या और कितने बड़े साइज का bleed है, कभी कभी सर्जरी करनी पड़ सकती है अंदर जाके उसको क्लीन अप करने के लिए कि रिकवरी हो जाए। डिपेंडिंग अगर कोई बहुत डीप इन द ब्रेन स्ट्रोक है, मतलब इन द ब्रेन है वो हेमरेज, तो फिर मे बी ऑब्जर्वेशन ही होगी। इट ऑल डिपेंड्स। एक तीसरी तरीके का विच आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड इज समथिंग कॉल्ड सबअरेक्नोइड हेमरेज। सबअरेक्नोइड हेमरेज क्या होता है कि सडनली पीपल गेट द वर्स्ट हेडेक ऑफ देयर लाइफ। वो ऐसा हेडेक होता है जो अभी कभी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं करा होता, बट वो सडन होता है, ऑल ऑफ अ सडन सिवियर हेडेक विदाउट एनी सिम्टम, सिवियर हेडेक, एंड द पर्सन इज लाइक आई हैव नेवर, इतना सिवियर ऑल ऑफ अ सडन कैसे हुए? दे शुड गेट टू द हॉस्पिटल राइट अवे, अ सीटी विल बी डन। उसमें क्या होता है कि कभी कभी ओवर टाइम आर्टरीज के अंदर छोटी छोटी पाउचेस बन जाती है जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। तो अगर वो एन्यूरिज्म फटता है तो सबअरेक्नोइड हेमरेज हो सकता है, विच इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। उसके लिए उनको राइट अवे जाके वो एन्यूरिज्म को फिक्स करना पड़ता है, एंड रिकवरी टेक्स अ लॉन्ग टाइम। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम कहते हैं कि सडन कोई सिम्टम्स होते हैं, वेट मत करिए, सोचिए मत, हॉस्पिटल पहुंचिए, गेट टू योर नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड देन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम देयर। मैम लास्टली ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें, जैसा आपने बताया कि स्ट्रोक के लिए क्या है, हेमरेज के लिए क्या है, अगर मैं इनकी रिकवरी की बात करूँ तो एक नॉर्मल इंसान था जो अच्छी खासी लाइफ जी रहा था, उसको ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज हुआ, उसको रिकवरी में कितना टाइम लगेगा? एंड दूसरा एक इंसान था जिसका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब था, अल्कोहलिक था, स्मोक वो करते थे, एंड ऑब्वियसली पोल्यूशन तो है ही हमारे तरफ पूरी हर जगह, उस इंसान की रिकवरी में कितना टाइम लगेगा? सो ऑब्वियसली इफ़ यू हैव रिस्क फैक्टर्स like uncontrolled diabetes, uncontrolled hypertension, smoking, alcoholic,
योर ब्रेन इज ऑलरेडी डैमेज्ड इनफ, योर बॉडी इज ऑलरेडी डैमेज्ड इनफ, तो रिकवरी में टाइम लगता है. But let us understand how a brain recovery happens. So when somebody has a stroke, usually the first 72 hours are very important because that is when it's kind of like जब हमारा कट लगता है. मैं सबको ये समझाती हूँ कि जैसे कट हुआ तो पहले दिन आपको कट दिखेगा, फिर थोड़ी स्वेलिंग होगी, फिर 72 hours में वो कट थोड़ा सेटल डाउन हो जाता है, and then it starts healing. Same is with the brain. So first 72 hours are important. Once that time period is over and the person is getting better, फिर क्या होता है ब्रेन में रिकवरी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द स्ट्रोक, एरिया ऑफ द स्ट्रोक डिपेंड करती है. बट फर्स्ट 30 days में मैक्सिमम रिकवरी होती है, अप टू 3 months वो चलती है. दैट इज़ वाई फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम जितना जल्दी शुरू करें और जितना प्रॉपरली करें उतनी रिकवरी होनी पॉसिबल है. उसके बाद अप टू 1 year भी रिकवरी चलती रहती है. पर जो आपकी 80 to 90% रिकवरी होती है, लॉट ऑफ टाइम दैट हैपेंस विद इन द फर्स्ट 3 months. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, बहुत बड़ा स्ट्रोक है, देन रिकवरी इज़ डेफिनेटली स्लोअर एंड विल टेक टाइम. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ईटिंग हेल्दी, लुकिंग एट योर D3 levels, B12 levels जो आजकल सब में कमी है, पर उसके कारण भी हम देख रहे हैं कि कोई कोरिलेशन हो सकता है स्ट्रोक के विद एयर पोल्यूशन, विद स्मोकिंग एंड एवरीथिंग. विल पावर कितनी हेल्पफुल होती है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान और रिकवरी के लिए? I think willpower and positive attitude is important for any condition and any disease. So even when it comes to stroke, it is extremely important. Frustration होती है, I'm not saying it is much more easy for us to हम ये बात कर रहे हैं इसके बारे में, but people who are suffering from it, family members who are seeing their family suffer from it, उनके लिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड बहुत बार फ्रस्ट्रेशन होता है, गिव अप कर जाते हैं लोग. बट गिव अप नहीं करना है. आप जितना अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करवाएंगे, जितना आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, ब्रेन मैनिफेस्ट करता है. वी हियर सो मेनी केसेस वेयर पीपल वर कंप्लीटली पैरालाइज्ड एंड नाउ दे आर रनिंग मैराथन्स. सो वेयर दे हैव नॉट गिवन अप. वे अगर आप अपनी बॉडी पे विल पावर रखेंगे, आप बिलीव करेंगे, आप मैक्सिमम अपना ट्राई करेंगे, likely chances that you will have a much better recovery than no recovery at all. So that is why I think positive attitude is the most important thing. But again, easier said than done. But जितना हम कर सकते हैं उतना benefit definitely मिलेगा. And lastly, मैम, वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे के लिए हर वो इंसान जो इस वक्त चाहे दिल्ली में रह रहा है, चाहे कहीं भी रह रहा है, इसके लिए आप एक क्या उनको मैसेज देंगे, क्या उनको एडवाइस देंगे एज अ न्यूरोलॉजिस्ट? I think as a neurologist, my main message would be that please recognize a stroke. You are surrounded by multiple risk factors or you might have multiple risk factors. But अगर आपके सामने किसी को स्ट्रोक होता है, आपके लव्ड वन को स्ट्रोक होता है, get to the hospital right away. You never know. वो आधे घंटे के फर्क से भी you can save a life. So recognize a stroke, get to the hospital and save lives. Time is brain. Every minute is important. Thank you so much, ma'am, for giving us your time. And I hope ये इंटरव्यू लोगों को पसंद है और उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहे. Thank you so much. Thank you. Bye.